नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 20 नंबर का हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके पहले तक जो है आपको 19 यानी कि कंप्लीट लेकर अगर देखें तो 1 से लेकर जो 19 है यानी कि 1 से लेकर 19 तक की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहली या दूसरी लिंक आप देख सकते हो, वहाँ पर लिखा भी होगा। तो उसमें जाकर आप कंप्लीट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर आपको डिटेल्ड जो क्लासेस है वो भी मिल जाएगी। अभी तक जो है आपको बहुत सारी क्लासेस डिटेल रूप में मिल जाएगी, जैसे कि यूनिट नंबर 7 मिल जाएगी, यूनिट नंबर 8 मिल जाएगी, यूनिट नंबर 13 है और अब बाकी भी अदर आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20। वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिरी तक आपको जो है अच्छे से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में A1 से शुरू होकर कहाँ तक जाना, ई कॉलम तक, और रो कितनी लेना है, 20 लेना है। यानी कि आपको A1 से लेकर यानी कि ए कॉलम से लेकर E3 मतलब ई तक जाना है और कितनी रो लेना है, 20। मतलब E1 से लेकर 20 लेना है और यहाँ पे E20 तक आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 बोले तो A1 शुरू हो रहा है तो 20 बोले तो लास्ट वाला कॉलम लेंगे ना तो E20 आ जाएगा। तो A1 से बोले तो आपकी जो रेंज है वो क्या होने वाली है, A1 से E20 होने वाली है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, A1 से E20। इसका मतलब ये वाला सिंबल यहाँ यूज़ नहीं होता रेंज में, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, बचा क्या, ये वाला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर का। जैसे आप देख भी सकते हैं, जैसे मैं एक्सेल खोल के दिखाऊँ आपको तो सारी चीज़ें आपको जो है कंफर्म हो जाएगी। जैसे यहाँ हम चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है इसमें जैसे यहाँ देखिए ए है और ए में जो पहला सेल है उसका नाम क्या है, A1। और हम चलते कहाँ पे, ई तक, और ई में कहाँ तक चलते हैं भाई, 20 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो E20 मिल रहा है। तो A1 से E20 यहाँ देखें तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट जो सेल रेंज है वो क्या आ जाएगी, E20 आ जाएगी। A1 से E20 आ जाएगी। ठीक है, हम लिख कर भी अगर देखेंगे इतना सेलेक्ट आ जाएगा। जैसे इक्वल करके हम लिखते हैं A1 से E20। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें सेलेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वे कोर फैक्ट होते हैं जो एक प्रकार से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ देखिए आपको रिलेटिव रेफरेंस देखने को मिल जाता है। रिलेटिव का मतलब हो जाता है कि आप जैसे जैसे कॉलम को फिल हैंडल के माध्यम से खींचोगे तो ऑटोमेटिक जो है बदलते जाएगा, यानी कि एडजस्टमेंट होते जाएगा। उसे बोल देते हैं रिलेटिव। कॉपी करने पर बदलते रहते हैं। पर यदि हम लगा देते हैं डॉलर का साइन, यानी कि कॉपी करने पे ये बदलते नहीं है, तो इन्हें बोल देते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, और मिक्स्ड भी होते हैं। मिक्स्ड में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है, जैसे एक कॉलम को लॉक कर दिए और रो को लॉक नहीं करे, या कॉलम को लॉक नहीं करे, रो को लॉक कर दिए, तो ये आधा रहता है। यानी कि इस प्रकार से आधा बदलता है बोले तो मिक्स्ड हो जाता है। एब्सोल्यूट भी रहता है और रिलेटिव भी रहता है। रेंज के लिए आपको क्या लगाना होता है, कॉलन लगाना होता है। ठीक है, जैसे हमने ये कॉलन लगाए थे। मल्टीपल नॉन कंटिन्यूस सेल रेफरेंस, ये कॉमा लगा के ले लेते हैं भाई। पहला कॉलम लेना है, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम लेना है, फिर तीसरा कॉलम। तो सेल के बीच में अगर हमको एक से अधिक सेल लेना है तो कॉमा लगाते हैं, और रेंज लेना है तो क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। और अगर कॉलम ही कॉलम लेना है तो ए कॉलन ए, इस प्रकार से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए से लेकर AC तक सेलेक्ट करना तो ए कॉलन सी, इस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रो सेलेक्ट करना तो रो नंबर कॉलन रो नंबर कर लेते हैं। 1 से लेकर 5 करोगे तो 1 से लेकर 5 बोले तो रेंज इस प्रकार से ले सकते हैं। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन क्लिपबोर्ड ग्रुप का विकल्प नहीं है। क्लिपबोर्ड बोले तो आप देखोगे जैसे हम एक्सेल में ही चले तो एक्सेल में ही चलोगे तो एक्सेल में भी आपको मिल जाएगा क्लिपबोर्ड ग्रुप। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, मतलब 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो तो हमको दिखाई दे रहा है। MS वर्ड में भी चलोगे तो यही मिलेगा, मतलब कट, कॉपी, पेस्ट मिल जा रहा है, बाकी फॉर्मेट पेंटर नहीं मिल रहा है। तो पेज सेटअप आपको यहाँ नहीं मिलेगा। पेज सेटअप किसका ऑप्शन है, पेज सेटअप आपका लेआउट टैब का ऑप्शन है। लेआउट टैब में आप जाओगे पेज सेटअप में तो वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे लेआउट में जाओगे और लेआउट में पेज सेटअप जाओगे, देखिए इस प्रकार से मिल जाएगा। तो ये पेज सेटअप एक प्रकार का ग्रुप है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर भी है, परंतु पेज सेटअप आपका जो है लेआउट टैब के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देखें। आपको देखने मिल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है। इंटरनेट शिष्टाचार बोले तो इंटरनेट एटिकेट, मतलब क्या नियम आप बरतना चाहिए आपको इंटरनेट का यूज़ करते समय। तो नहीं है पूछा है कि संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, मतलब जो एब्रीविएशन होते हैं छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए आप जो है गुड मॉर्निंग लिख रहा है तो GM लिख देते हैं। कुछ अलग मीनिंग ना निकाल ले, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद है अवांछित संदेशों को अग्रेषित करना, यानी कि
अनवांटेड जो मैसेज होते हैं उनको फॉरवर्ड करना ये गलत है, क्योंकि ये शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता। मेल के नीचे नाम लिखना, सही बात है कि भाई मेल से आपका नाम थोड़ी पता चलता है, आप नीचे उसका सिग्नेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए हम जो है एक ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं कोई भी। जैसे हमने एक ईमेल आईडी ओपन कर और यहाँ पर हम जीमेल में जाएंगे और जीमेल में जाके हम जो है इस प्रकार से इसको कंपोज करेंगे। और कंपोज जैसे ही करोगे तो आप ध्यान से देखिए, नीचे आपको जो ईमेल आईडी है वो तो अलग है, पर नीचे आपको नाम देखने को मिल जा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। और ये नाम कैसे सेट करते हैं, ये सेटिंग से सेट करते हैं। अगर आपको जीमेल से रिलेटेड कंप्लीट जो है डिटेल में क्लास चाहिए पूरा A to Z, तो आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अटैचमेंट का आकार छोटा होना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब है बी नंबर का आपका गलत है, शिष्टाचार के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है। तो स्पष्ट और विनम्र भाषा का उपयोग करना ईमेल में, मैसेज में। संक्षिप्त एब्रीविएशन का सोच समझ कर उपयोग कर लेना है। ईमेल के अंत में नाम और संपर्क आपका रहना चाहिए। अटैचमेंट का आकार आसानी से डाउनलोड होने वाला होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। और स्पैम या वांछित मेल को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। दूसरों की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आज की डेट में जैसे उल्टा ही काम हो रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कैप्स लॉक, ऑल कैप्स का प्रयोग कम करें, ताकि यह जो है चिल्लाने जैसा लगता है, मतलब फुल कैपिटल एक प्रकार से अजीब लगता है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस केस या फिर आपको जो है कैपिटलाइज ईज वर्ड का उपयोग कर लेना है। और ऑनलाइन चर्चा में सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना है। तो ये कुछ नेट एटिकेट है, मतलब इंटरनेट के एटिकेट्स है, जो शिष्टाचार है वो आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो नॉर्मल है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत पढ़े हैं, परंतु आपको ऑप्शन बदलते हुए मिल जाते हैं। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, एप्पल डिवाइस जो आईपैड और जो मोबाइल होते हैं एप्पल के, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर एक कंप्यूटर में अभी चल जाता है वर्तमान में। परंतु पावर पॉइंट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि MS ऑफिस परिवार का एक हिस्सा है। MS ऑफिस परिवार का एक हिस्सा है, जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और जो यूज़र उनके बीच में इंटरफेस का काम कर लेता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, iOS, मैक OS। और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ मुख्य भूमिकाएं देखें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो है समन्वय करना, मतलब सामंजस्य बिठा कर रखना, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस, सारी चीज़ें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टास्क का उपयोग कर लेते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए इनका उपयोग करते हैं। बोले तो हर व्यक्ति इनका उपयोग नहीं करता। जैसे जिसको वर्ड प्रोसेसिंग करना वही MS वर्ड उपयोग करेगा, जिसको स्प्रेडशीट में काम करना वो एक्सेल का उपयोग करेगा, जिसको प्रेजेंटेशन बनाना वो आपका जो है पावर पॉइंट का उपयोग कर लेगा। पर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग के लिए। चलिए आगे देखें, वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करने के लिए सही क्रम चुनें। तो देखिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए स्पष्ट रूप से पूछा नहीं गया है, पर फिर भी अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कंटेंट जो मेनू है उसके अंतर्गत जाना है और इनेबल कुकीज़ करना। कुकीज़ क्या है भाई, एक टेम्परेरी फाइल है जो ब्राउज़र को बार बार क्या करती है, मतलब कोई चीज़ें डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर मदद करती है। बोले तो हम सीधे चलें ब्राउज़र में और यहाँ चल के हम अगर कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने www. सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, या फिर यही डायरेक्ट लिख दो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, ये हमने लिखे और यहाँ पे हमने इसको क्लिक करें तो देखिए वेबसाइट खुल गई। जब हम इस वेबसाइट को दोबारा से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फटाक से खुलेगी। यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बार बार यूज़ आती है वो चीज़ें हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती है। तो वही टेम्परेरी फाइल या जो ब्राउज़र में सेव होती है वो फाइलों को बोल देते हैं कुकीज़। तो इन्हीं को इनेबल करना होता है, यानी कि C आपका राइट आंसर है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा। वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले कंटेंट मेनू में जाकर सेटिंग को बदलना होता है, उसके बाद कुकीज़ को इनेबल करना होता है, और पहले कंटेंट मेनू फिर कुकीज़, ऐसे एक सही क्रम आप देख सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगरेशन करने के स्टेप देखो, सेटिंग या ऑप्शन मेनू में जाए। मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए सेटिंग में चले गए, सेटिंग में जाके आप देखिए, उसके बाद आपको सारी सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुकीज़ है, पॉपअप्स है, जावास्क्रिप्ट जैसी सेटिंग को कंट्रोल करना है। कुकीज़ को इनेबल डिसेबल करने का विकल्प आपको कंटेंट मेनू में मिल जाता है। कुकीज़ है क्या, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती है जो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर सेव करती है, और यह यूज़र की प्रेफरेंसेस, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों को रखती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जाते हैं क्लियर में, मतलब यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ ऑटोफिल वाली जो जानकारी है या फिर जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से क्लियर करना चाहोगे, ठीक है।
हिस्ट्री वगैरह रहती है ना, हिस्ट्री को आप क्लियर करना चाहोगे तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई आप जो है सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे डिलीट ब्राउजिंग डाटा, इस पर आप क्लिक करोगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 15 मिनट लास्ट वाला चाहिए, लास्ट आवर चाहिए, 24 आवर्स चाहिए, और या फिर जो भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप देखिए ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना है। कुकीज़ देखिए, कुकीज़ एंड साइट डाटा, इसके अलावा कैश इमेज फाइल है, इसके अलावा डाउनलोड हिस्ट्री है, ऑटोफिल जो है फ्रॉम डेटा है, साइट सेटिंग है, होस्टेड ऐप डेटा है, सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। कहाँ पे ये मिल जाती है? यहाँ पे कुकीज़ के अंतर्गत जो आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए जो पासवर्ड वगैरह है, ऑटोफिल डाटा हम हटा देते हैं, दोबारा से हमको पासवर्ड फिल करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मुझे डिलीट नहीं करना। आप अपने कंप्यूटर की डिलीट करते रहा करिए तो उससे ब्राउज़र फास्ट चलेगा। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड आगे और क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे जावा में कैरेक्टर कांस्टेंट की इंटीजर वैल्यू किस कैरेक्टर सेट में होती है? ये पहले भी मैंने बताया था, ये होती है यूनिकोड में। कैसे होती है? यूनिकोड में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी कि ये जो जावा है, जावा के अंतर्गत 16 बिट यूनिकोड में दर्शाया जाता है, और यूनिकोड लगभग सभी भाषाओं के अक्षरों को रिप्रेजेंट करता है। ASCII कोड 7 और 8 बिट यहाँ पर रखता है। और यूनिकोड की विशेषताओं की बात करें तो यूनिकोड 16 बिट रिप्रेजेंटेशन यानी जावा में 65,536 कैरेक्टर तक यहाँ रहता है। दुनिया की लगभग सभी भाषाएं के अक्षर शामिल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रूप में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे? जावा जो आपका EVCDIC या यूनिकोड, EVCDIC तो अलग है यूनिकोड में, पर EVCDIC आपका जो है IBM के लिए उपयोग किया जाता है, मेन फ्रेम IBM के लिए। बाइनरी आपका 0 1 है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज मानी जाती है। उसके बाद है क्विकर है, वो LX है। जैसे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, ये व्यापारिक मतलब इनका व्यापारिक दायरा क्या होता है? तो OLX जो है एक प्रकार से जो कस्टमर होता है, किसी दूसरे कस्टमर को अपनी सेकेंड हैंड चीज़ें या कोई भी चीज़ों को बेचने के लिए यहाँ उपयोग कर लेता है या खरीदने के लिए। तो कस्टमर से कस्टमर के बीच में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। बोले तो ई कॉमर्स हो रहा है। और ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार है? ये C2C, बोले तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ B2B आ जाता है, जो व्यापारी से व्यापारी, बोले तो थोक व्यापारी से रिटेल वाले व्यापारी, बोले तो अलीबाबा, यहाँ पे इंडिया मार्ट है, इस प्रकार चीज़ें देखने को मिल जाएगी। B2C बोले तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बोले तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। C2C मतलब OLX है, क्विकर है, इसके अलावा ईवे है। फिर C2B बोले तो कंज्यूमर टू बिजनेस, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क है, फाइवर, ये सब जो है आपके C2B यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्विकर और OLX में क्या होता है? सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट है एक प्रकार से खरीद बिक्री के लिए। इंडिविजुअल सेलर अपने सामान को सीधे इंडिविजुअल बायर को बेच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो ये एक प्रकार का जावा का प्रोग्राम है जिसमें एक क्लास लिया गया है, पब्लिक क्लास टेस्ट नाम की क्लास लिया गया। फिर टेस्ट का जो है एक प्रकार से ब्लॉक शुरू हुआ। इसमें एक मेन मेथड ली गई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और स्ट्रिंग जो ARGS जो चीज़ें ली गई। ये बेसिक चीज़ है, बार बार लिया जाता, पर आपके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है ये। तो ये क्या बोल रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बोले तो स्ट्रिंग। यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? सिर्फ स्ट्रिंग आएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए। स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा, तो ए राइट आंसर है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख लेते, जैसे उसमें ऑप्शन दिया था कंपाइल टाइम एरर, मतलब सिंटैक्स गलत होने पर सेमीकोलन भूल जाना, या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, गलत कीवर्ड, इनके माध्यम से कंपाइल टाइम एरर आ जाती है। उसके बाद रन टाइम एरर बोले तो एक्सेप्शन आ जाता है, प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है लेकिन एक्सेप्शन के समय एरर आ जाती है। जैसे 0, जैसे मान लीजिए 10 को डिवाइड करना 0 से, तो इस प्रकार की एरर क्या कहलाती है? रन टाइम एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर भी हो जाती है। सब चीज़ें सही हैं पर प्रोग्राम का आउटपुट गलत आता है, तो फॉर्मूला गलत है या लॉजिक गलत है, उसके लिए यहाँ पे लॉजिकल एरर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए MS एक्सेल को शुरू करने वाली फाइल क्या बोलते हैं? जैसे पिछली क्लास में हमने देखे थे पावर PNT, क्या बोले थे? पावर PNT। ऐसे ही एक्सेल के अंतर्गत देखें तो एक्सेल EXE यहाँ देखने को मिल जाएगा, excel.exe। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और पावर पॉइंट के लिए पावर PNT हो जाती है, MS वर्ड के लिए winword.exe हो जाती है, और एक्सेल के लिए excel.exe हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाई ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, यानी कि लाइट्स के माध्यम से डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो लाइट पल्सेस, लाइट सिग्नल के माध्यम से यहाँ डेटा ट्रांसमिट होता है। यह तकनीक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। कोर और क्लेडिंग के बीच में यहाँ पे जो एक प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर होता है, जिससे कि जो लाइट होता है अंदर ही अंदर परावर्तित होते रहता है। कुछ फ़ायदे इसके, जैसे हाई बैंडविड्थ मतलब बहुत अधिक डेटा ले जाने की क्षमता और लाने की क्षमता रहती है। नेक्स्ट अगर देखें तो कम सिग्नल लॉस यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रेरेंस से मुक्त हो जाती है।
लॉन्ग डिस्टेंस में भी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर का निर्माण किया था? बुनियादी आर्किटेक्चर बोले तो यहाँ पे बेसिक रूप से जो कोड है शुरुआत में अगर देखें तो यहाँ पे जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, बोले तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम बोल सकते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम की संकल्पना किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों मेमोरी में स्टोर होते थे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले तो सीपीयू और एएलयू यहाँ देखने को मिल जाता था। मेमोरी यूनिट मतलब इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करता। इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़र और कंप्यूटर के बीच में आपका इंटरफेस था। बाकी चीज़ें देखें जैसे चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिताजी मतलब आधुनिक कंप्यूटर के जनक या डिजिटल कंप्यूटर के जनक। ब्लेज पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाए थे, पास्कल एंड डिवाइस। डेनिस रिची मतलब सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे इन्होंने बनाया। और उसके बाद है गॉर्डन मूरे बोले तो यहाँ पे मूरे ला, इन्होंने ट्रांजिस्टर डबलिंग कॉन्सेप्ट विकसित किया। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का कार्य नहीं है? डेटाबेस भाई मैनिपुलेटिंग कर लेता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी है। डेटा की सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, बिल्कुल सिक्योरिटी यहाँ परमिशन वगैरह सब करता है। एनालाइज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मोर देन वन ऑफ द एबव मतलब दो चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी, परंतु पूछा गया था कौन सा कार्य नहीं है। तो कार्य नहीं है बोले तो एनालाइजिंग डेटा है, तो ये तो है कार्य हमारे, बाकी ये भी है और ये मोर देन वन बोले तो वन और टू भी है। तो इसका मतलब विश्लेषण करना नहीं होता है। डेटाबेस का कार्य विश्लेषण करना नहीं होता है। डेटाबेस के मुख्य कार्य डेटा स्टोर करना, डेटा मैनिपुलेट करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, बैकअप और रिकवरी, कॉन्करेंसी कंट्रोल करना। और जो कार्य नहीं है बोले तो कोड का विश्लेषण यहाँ पे नहीं करता। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करना, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं अलग कार्य नहीं है डेटाबेस के, ठीक है। और डेटाबेस के अंतर्गत देखें तो ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर, ये सब मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? तो देखिए तेज व्यापार लेन देन, आसानी से जो है बिजनेस यहाँ ट्रांजैक्शन हो जाते, बिल्कुल सही। भौगोलिक बाधा यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, अमेरिका की चीज़ें दुनिया भर की कोई भी चीज़ें हम खरीद सकते हैं यहाँ पे। भौतिक दुकानों पर अधिक निर्भरता, ये भी एक प्रकार से इसका लाभ मतलब एक प्रकार से देखें भौतिक दुकानों पर अधिक निर्भरता यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार से नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए या भौतिक दुकानों पर अधिक निर्भरता तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात हम ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं ना, तो अधिक निर्भरता यहाँ पे नहीं है, मतलब लाभ नहीं है। और ग्राहकों तक अधिक मतलब पहुँच, एक प्रकार से अधिक ग्राहकों तक पहुँच, ये तो लाभ है। तो लाभ आपके ए बी और डी मिल जाएंगे, मतलब सी आपका लाभ नहीं है। लाभ बोले तो इसका मतलब एक प्रकार से ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, मतलब भौतिक दुकानों पर निर्भर कहाँ रहते हैं हम, पर इसमें निर्भरता बोला है, तो सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ फास्टर ट्रांजैक्शन है, रिड्यूस जोग्राफिकल बैरियर्स बोले तो ग्राहक और व्यापारी किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं। वाइडर कस्टमर रीच, यहाँ पे अधिक ग्राहकों तक पहुँच, और 24 घंटे सातों दिन यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन, भौतिक दुकानों की आवश्यकता कम होने से खर्च घटता है, ठीक है। और ई कॉमर्स की कुछ लिमिटेशन जैसे इंटरनेट जरूरी है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू यहाँ देखने को मिल जाते हैं। प्रोडक्ट को फिजिकली जांचने की बहुत कमी हो जाती है, और डिलीवरी समय लग जाता है, जैसे 4-5 दिन तो मिनिमम लगे जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? तो भाई सिस्टम टूल स्कैन डिस्क है, स्कैन डिस्क है, फॉर्मेट है, मोर देन एबो है, पर फोल्डर यहाँ पर सिस्टम टूल नहीं है। जैसे मान लीजिए सिस्टम टूल में डिस्क क्लीनअप भी आ जाता है, ठीक है। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, हमारी सी ड्राइव या डी ड्राइव जो भी है उसकी सारी चीज़ें यहाँ निकाल कर देता है, और जितनी भी चीज़ें आई है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसे हम जो है ओके कर देंगे। तो यहाँ से ये जितनी भी टेम्परेरी फाइल थी, अननेसेसरी फाइल थी, उनको यहाँ से ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये काम आपको डेली बेस पर अपने कंप्यूटर पर करना है, यदि आपके पास में लैपटॉप और कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये करते रहिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको सिस्टम टूल में डिस्क डीफ्रेगमेंट बोले तो ऑप्टिमाइज ड्राइव भी आपको देखने को मिल जाता है, स्कैन डिस्क भी मिल जाता है, फॉर्मेट भी मिल जाता है, ठीक है। परंतु फोल्डर आपका जो है, फोल्डर एक प्रकार से कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी चीज़ उसको सर्च करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइल एक्सप्लोरर के नाम से इसे जानते हैं, और फोल्डर को वहाँ पे मैनेज किया जाता है फाइल को। तो यहाँ पे जो है नहीं है बोले तो फोल्डर नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्कैन डिस्क है, फॉर्मेट है, डिस्क क्लीनअप है, बैकअप है, सिस्टम रिस्टोर है, ऑप्टिमाइज है, ये सारी चीज़ें। और फोल्डर मतलब फाइल को ऑर्गेनाइज करने या अन्य फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रकार का टूल है, जो कि विंडोज़ के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य बोले तो यहाँ पे अगर देखें तो मेमोरी मैनेजमेंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, इनपुट आउटपुट का नियंत्रण करना, ये भी है। पर डाटाबेस कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है? ये डीबीएमएस का कार्य है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर आदि।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी राइट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य आपने पहले भी पढ़ ली हैं। डेटाबेस के जो है वो भी आप देख सकते हैं कि भाई जो भी डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मैनेज करता है, वो डेटाबेस कहलाता है। डीबीएमएस। पेजिंग क्या है? पेजिंग मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक मेमोरी टेक्निक है जो वर्चुअल मेमोरी का एक निश्चित आकार का ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये भौतिक मेमोरी नहीं होती, मेमोरी आवंटन का प्रकार नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। फिक्स्ड साइज का ब्लॉक हो जाता है, बोले तो 4-4 बिट का हो सकता है, 8-8 बिट का हो सकता है। तो ऐसे आप बोलो तो वर्चुअल मेमोरी में एक फिक्स्ड साइज का एक ब्लॉक हो जाता है जिसे हम पेजिंग बोल देते हैं। तो पेजिंग मतलब वर्चुअल मेमोरी का फिक्स्ड साइज का ब्लॉक, बोले तो 4 KB 8 KB इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो फिजिकल मेमोरी का जो एक फिक्स्ड साइज़ का ब्लॉक अगर देखें तो ये फ्रेम कहलाता है। पेज को फ्रेम में मैप किया जाता है। पेजिंग की विशेषताएं देखें तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को कम कर देता है। लॉजिकल यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी को अलग रखता है। पेज टेबल का प्रयोग करके मैपिंग के लिए यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल या फिर जो इसके साथ में प्लस और इक्वल दोनों रहता है, उस की का क्या प्रभाव होता है? तो इससे क्या होता है, सीधे हम चलते हैं एमएस वर्ड में और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं H और 2, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अभी बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने ये बड़ा करा तो यहाँ जो 2 है, 2 में अगर कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबाते हैं हम तो देखो क्या हो रहा है, सुपर स्क्रिप्ट। और कंट्रोल शिफ्ट माइनस दबाते हैं तो आप देखिए क्या हो रहा है, सब स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सुपर स्क्रिप्ट हो रहा था, प्लस दबाए तो क्या हो रहा है, सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। और अगर उसी के साथ में माइनस दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑल कैपिटल करना है, मान लीजिए यहाँ पे हमने जैसे उदाहरण के लिए हम इसको बराबर कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं ये SSW एजुकेशन और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ऑल कैप्स करना है, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट ए दबाए तो देखिए सभी कैपिटल हो गए। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के भी दबाते हैं तो भी देखिए स्मॉल कैप्स हो गए। देखिए ये देखिए बदलते रह रहे, देखिए स्मॉल कैप्स और नॉर्मल और स्मॉल कैप्स नॉर्मल। तो स्मॉल कैप्स किससे हो रहा है भाई, कंट्रोल शिफ्ट के से हो रहा है और कंट्रोल शिफ्ट ए से क्या हो रहा है, ऑल कैपिटल हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के आप दबाओगे तो स्मॉल कैप्स हो जाएंगे। स्मॉल कैप्स मतलब पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों का। और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, गणितीय घातांक जो रहते हैं, रासायनिक सूत्र है, रेफरेंस वगैरह है, इनमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जावा और जावा के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो आप देखिए पहला तो ऑल ऑफ द एबो दिख रहा है, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर ब्राउज़र के में अंतर्निहित होता है, बिल्कुल इंटरप्रेटर ब्राउज़र में नियंत्रित होता है, इसका मतलब ब्राउज़र में ही रन होता है। जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ संयोजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल होती है, ये भी सही है। इसका मतलब ए राइट आंसर है, ठीक है। ए यहाँ पर राइट आंसर है, सारी चीज़ें जो सही हैं हमारी। उसके अलावा जावा कंपाइल लैंग्वेज रन ऑन JVM, एक प्रकार से अगर देखें तो जावा जो है एक प्रकार से कंपाइल और इंटरप्रेट लैंग्वेज है। जावा JVM में रन होती है, जो इसका कोड रहता है, और JVM के माध्यम से ही इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। और जावा स्क्रिप्ट जो है आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ब्राउज़र पर रन होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग कर लेती है। चलिए आगे देखें, MS वर्ड में कौन सा मीनू ऑप्शन रूलर ऑप्शन को रखता है? तो रूलर जो है आपका कहाँ रखता है, व्यू में लगता है। तो व्यू आपका राइट आंसर है, यानी कि आपका डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये मीनू वाले ऑप्शन आपको ध्यान से रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको MS वर्ड की कंप्लीट क्लास भी मिल जाएगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी MS वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो फाइल मीनू आप देख सकते हैं, ये पुराने मीनू टेक्निक है, हालांकि मतलब इनको आप देख सकते हैं, पर अभी की डेट में क्या चल रहा है, अभी की डेट में टैब चल रहा है। तो आप ज़्यादातर जो है टैब वाले याद रखिए, 2007 के बाद से टैब आ चुका है। विंडोज़ 95 क्या है? विंडोज़ 95 जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से पहला था। मतलब पहले विंडोज़ पॉइंट 1.0 आया था, फिर 2.0, 3.0, 3.1, इसके बाद कहीं 95 आया था। तो 95 एक प्रकार का क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI बस नहीं बोल सकते, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं बोल सकते, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये बी है, ठीक है। तो 95 1995 में इसको लॉन्च किया गया था और GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डॉस के बाद आप देखोगे तो डॉस का एक प्रकार से इसका पिछला जो पूर्व रूप से हिस्सा देखें तो डॉस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
फाइल और फोल्डर ढूंढने के लिए आपको सिंपल F3 का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और अगर हम सीधे F3 दबाते हैं तो देखिए सर्च बार आ गया और सर्च बार में सीधे हम नाम लिख देंगे और आपका जो फोल्डर है वो ढूंढ कर ला देगा। तो F3 यहाँ पे राइट आंसर है, बोले तो बी राइट आंसर है। F1 हेल्प खोलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो F2 है वो सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर के नाम बदलने के लिए रीनेम बॉक्स खोल देता है। और F3 आपने देखे अभी, F3 क्या कर रहा है भाई, F3 कर रहा है आपका फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। F5 आपका रिफ्रेश के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान डेटाबेस की एक अमान्य प्रकार की है, मतलब जो कीज़ होती है जो कि यूनिक वैल्यू या अन्य प्रकार से हम उसका उपयोग कर लेते हैं डीबीएमएस में, उसमें से आपको कौन सी नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर प्राइमरी की ये नहीं है क्योंकि ओनली प्राइमरी की होती है। एटॉमिक प्राइमरी की होती है, कंपोजिट प्राइमरी की भी होती है। इसका मतलब ये 3 है और ये ए वाला नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर ए हो जाएगा। तो प्राइमरी की नॉट नल और यूनिक को डिफाइन करती है। कंपोजिट की 2 या 2 से अधिक कॉलम मिलाकर बनाई जाती है। एटॉमिक प्राइमरी की बोले तो ये प्राइमरी की का मान एटॉमिक होना चाहिए, यानी कि फर्दर डिविजिबल नहीं होना चाहिए। रोल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी, इस प्रकार से। और इनवैलिड की में आपकी स्ट्रक्चर प्राइमरी की आ जाएगी। चलिए आगे देखें। एमएस पावर पॉइंट 2007 या 2013 भी बोल सकते हैं। इसके स्लाइड शो मीनू में किस रेजोल्यूशन विकल्प को सबसे तेज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए नंबर का है, 640x480। ये रेजोल्यूशन रहेगा तो काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, लो रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, फास्ट परफॉर्मेंस, कम क्लियरिटी। मीडियम रेजोल्यूशन आपका इस प्रकार आ जाता है 1024 वाला। हाई रेजोल्यूशन अभी की डेट में देखें तो आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखें, एमएस वर्ड में पूर्ण पृष्ठ को, मतलब पूरे कंप्लीट पेज को प्रिंट करने या प्रिंट रूप से प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि सीधे सीधे बोला जा रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू दिखाने, तो कंट्रोल के साथ आपको F2 देखने को मिल जाता है, जो हमने पहले भी देखे थे। यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल F1 रिबन को हाइट शो करना, शिफ्ट के साथ F2 सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना और शिफ्ट के साथ F1 फॉर्मेटिंग डिटेल को दिखाना। ठीक है, रिव्यू करके एक प्रकार से। पावर पॉइंट स्लाइड जो वीडियो है उसके बारे में गलत कथन पहचानिए। तो देखिए प्लेबैक स्थिति जो है क्षैतिज स्लाइडर पर दिखाई देती है, मतलब हॉरिजॉन्टल रूप से अगर देखें तो वो आपको प्लेबैक रूप से यहाँ दिखाई देती है। ये तो सही है, गलत बोल रहा है। एक बार सेट होने के बाद वीडियो की ध्वनि बदलना संभव नहीं होता है। वीडियो फाइल जूम इन सुविधा देती है और पावर पॉइंट वीडियो फाइल का पूर्वावलोकन दिखाता है, मतलब प्रीव्यू दिखाता है। तो देखिए वीडियो की ध्वनि बदलना संभव नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वीडियो तो बदला जा सकता है भाई, सिंपल सी बात है। जैसे आप पावर पॉइंट स्टार्ट करके देखोगे और उसको इंसर्ट करोगे वीडियो को, तो ये बदलना पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ गलत बोला गया और गलत है, मतलब यही आंसर है हमारा। ठीक है, गलत पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखें, थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है ई कॉमर्स के रूप में। तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम डेटा के बारे में जानकारी, डेटा का डेटा बोले तो मेटा डेटा कहलाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। तो मेटा डेटा जो डेटा के बारे में जानकारी रखता है, जैसे कि मान लीजिए डेटाबेस में टेबल का नाम, कॉलम का नाम, डेटा टाइप का, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो रखेगा वो कहलाता है मेटा डेटा। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर बने थे, तो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर आईसी से बने थे, इंटीग्रेटेड सर्किट से, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी वैक्यूम ट्यूब आपका जो है पहली जनरेशन का था, ट्रांजिस्टर आपका दूसरी जनरेशन का, फिर आईसी को ही अपग्रेड करके VLSI बना दिया गया, तो ये बन गया चौथी जनरेशन। इसी को माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर बोला गया। फिर VLIC को अपग्रेड करके ULSI बोल दिया गया, बोले तो यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज हो गई, जो AI बेस्ड है, मतलब अभी वर्तमान में 5th जनरेशन में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कॉलम बोले तो स्तंभ, पंक्ति मतलब रो के काटने से जो बिंदु, अक्षर, अक्षर मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो ए, और संख्या बोले तो A1, ये क्या कहलाता है। A1 अगर लिख देते हैं, देखिए काटने से जो चीज़ बन रही है उसे सेल बोलेंगे, पर ये सीधी सीधी क्या बोल रहा है, जो अक्षर है बोले तो अल्फ़ाबेट है, और जो नंबर वो क्या कहलाता है, दोनों से मिलकर जो नंबर है वो कहलाता है सेल एड्रेस। क्या कहलाता है, सेल एड्रेस। इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सेल एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे B2 है, D10 है, F15 है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। आगे देखें, एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के पोर्ट में लगाई जाती है। तो प्लग एंड प्ले बोले तो सीधे लगाए और उसको प्ले कर दिया गया है। तो देखिए फ्लैश ड्राइव यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क है डिजिटल, तो यहाँ फ्लैश ड्राइव राइट आंसर आ जाएगा, बोले तो पेन ड्राइव। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर है। CD की बात करें
तो सीडी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। हार्ड डिस्क ये भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इसको भी प्लग करना पड़ता है, मतलब एक प्रकार से प्लग किया जा सकता है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। मतलब सामान्यतः इसको प्लग एंड प्ले नहीं बोल सकते, क्योंकि कैबिनेट खोलेंगे तब लगाएंगे और इसको बाहर से ही हम अटैच कर लेते हैं। डीवीडी भी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। फिर HTML में OL बोले तो ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 इस प्रकार की चीज़ें जो प्रिंट करेगी उन्हें बोल देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर राइट आंसर है। और UL कर देंगे तो अनऑर्डर्ड आ जाएगी, DL कर देंगे डेफिनेशन लिस्ट आ जाएगी। और इसके अंदर हम जो है उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए OL के साथ अगर हम ले लेते हैं टाइप, तो टाइप ले लेते हैं एट्रीब्यूट, तो यहाँ डबल कोट में हम क्या दे देते हैं, ये 1 2 3 आएगा, क्या आएगा 1 2 3 आ जाएगा नॉर्मली। और अगर हम यहाँ दे देते हैं स्मॉल a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ABC आ जाएगा। तो ये हम बदल सकते हैं टाइप को, और यहाँ पे आपको एप्पल बनाना जो है क्रम अनुसार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे किसी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण क्या होता है। वाइल्ड कार्ड मतलब हो जाता है स्टार लगाए और डॉट लगा के DOCX हमको ढूंढना है, तो स्टार जो है बताता है कि इससे DOCX वाली सारी फाइल को निकाल कर ला दे। तो इसके लिए लगाते हैं एस्टिक, स्टार मतलब एस्टिक्स। ठीक है, एस्टिक साइन बोले तो C आपका राइट आंसर है। जैसे हम स्टार DOCX लगाए सभी वर्ड फाइल यहाँ एक्सटेंशन निकल कर आ जाएंगे। A स्टार लगाए तो सभी A से शुरू होने वाली फाइल आ जाएगी, तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, कुछ कॉमन अगर देखें जैसे क्वेश्चन नंबर लगाते हैं तो केवल एक कैरेक्टर को मैच करता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो कैरेक्टर सेट को मैच करता है, हैज़ लगाते हैं न्यूमेरिक डिजिट को मैच करता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर से बात वही आ रही है कि यूनिक्स है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अवंतु ये भी है, MS DOS है, एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम किस प्रकार डेटाबेस में जो है किस प्रकार का डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो इमेज वाला डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा ये भी किया जा सकता है, डेटा इन द फ्रॉम ऑडियो वीडियो ये भी, मतलब सभी चीज़ें यहाँ डेटाबेस में स्टोर की जा सकती है। इसका मतलब D आपका राइट आंसर है, मोर देन वन। ठीक है, टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो वीडियो और फाइल डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें डेटाबेस में स्टोर की जा सकती है। प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम था क्रीपर। क्या था इसका नाम, क्रीपर। ये प्रथम कंप्यूटर वायरस था जो कि 1971 में बना था, और उसके बाद प्रयोगात्मक तरीके से। फिर एल्क क्लोनर था, 1982 में बना था। PC वायरस, फ्लॉपी डिस्क था। ब्रेन 1986 में पहला MS DOS वायरस था। फिर मॉरिस बॉम्ब था, पहला इंटरनेट बॉम्ब जिसे बड़े पैमाने पर नुकसान किया था जिसने। फिर देखिए आई लव यू वाला वायरस भी था भाई, ये बहुत बड़ा वायरस है। ठीक है, आज की डेट में तो 2000 ईमेल द्वारा फैलने वाला प्रसिद्ध वायरस था। ठीक है, पर ये वायरस तो आज की डेट में पता नहीं कहाँ से फैल रहा है, तो ये वायरस नहीं फैलना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या भाई, ECMA स्क्रिप्ट इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मॉडर्न भाषा में। तो ECMA बोले तो यहाँ पे आपको पहला ही देखने को मिल जाएगा ECMA स्क्रिप्ट, तो यहाँ राइट आंसर A हो जाएगा। और ECMA इंटरनेशनल बोले तो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया, इसलिए ECMA बोला जाता है। जावास्क्रिप्ट का मूल नाम क्या था, मोचा, और उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट किया गया, फिर बाद में जावास्क्रिप्ट किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की एक फीचर्स है या विशेषता है। उसकी अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है भाई, तो जब एक क्लास दूसरी क्लास से विरासत में मिलती है, विरासत में मिलेगी तो इसको इनहेरिटेंस बोलेंगे, ना कि एनकैप्सुलेशन, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद है समानताओं को एकत्रित करना और क्लास बनाना जो अन्य क्लास से अलग हो, तो ये भी गलत है। किसी वस्तु द्वारा बाहरी पहुंच को अपने आंतरिक डेटा तक नियंत्रित रखना, देखिए जब कोई चीज़ बना दी जाती है क्लास मेंबर डेटा मेंबर, तो बाहरी चीज़ से पहुंच से कंट्रोल रखना, तो ये सही है, मतलब C आपका राइट आंसर। बाकी विधियों का संग्रह जो कि वस्तु लागू करती है अन्य वस्तु उसे बुला सकती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाएगा। बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन की। जावा में आप कंप्लीटली डिटेल में मैंने पढ़ा हूँ, उसमें जाकर आप पढ़ लेना। तो ये जो है डेटा मेंबर और क्लासेस जो होती है, मेथड्स होती है, उनका एक कलेक्शन होता है, और इंटरनल डेटा को हाइड करना, केवल कंट्रोल्ड एक्सेस देना कि भाई जितनी ज़रूरत उतना मिल जाए। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम क्या, इनकैप्सुलेशन। जैसे प्राइवेट में हमने लिखे इंट मार्क्स, तो इसको डेटा को हिडन किया जा रहा है इसलिए प्राइवेट लिखा जा रहा है। ठीक है, इनहेरिटेंस तो एक प्रकार से जो है इनहेरिटेंस का वर्णन है, जो पहला ऑप्शन था जो विरासत में मिलती। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन जनरलाइजेशन का वर्णन है, इंटरफेस और पॉलीमॉर्फिज्म का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या WW की विशेषता नहीं है। तो WW की विशेषता कौन सी नहीं है, देखिए द वेब प्रोवाइड एन ईजी टू
easy to use and interactive user interface by making यूज़ ऑफ हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये बिल्कुल यहाँ पे इसकी विशेषता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं द वेब कैन कंटेंट एंड काइंड इन्फॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ये देखिए सारी भी चीज़ें स्टोर कर रखता है या ट्रांसमिट करता है। इट इज़ अ कंसिस्टेंट वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन आइदर बाय क्लिकिंग, हाइपरलिंक के माध्यम से करता है। पर ये फॉर्मल सेट रूल एंड कन्वेंशन एक प्रकार से देखें गवर्न हाउ कंप्यूटर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ओवर नेटवर्क मीडियम, ये आपका जो है यहाँ पे विशेषता नहीं है। मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर है। बोले तो कैसे रूल्स को मतलब फॉलो करना है, तो रूल्स को फॉलो करना तो एक प्रकार से इंटरनेट प्रोटोकॉल की श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे कि टीसीपी आईपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी, ये सब प्रोटोकॉल है। जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू की विशेषता आप देख सकते हैं कि हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रहते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो जैसी की जानकारी रहती है, हाइपरलिंक के माध्यम से सभी कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट की अंतिम पंक्ति में जाने के लिए क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ एंड, और शुरू में जाना तो कंट्रोल के साथ होम। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम से शुरू में जाएंगे और कंट्रोल के साथ एंड से हम पंक्ति के लास्ट में जाएंगे, और इसी के साथ शिफ्ट दबा लेते हैं तो हम लास्ट में चले जाएंगे डॉक्यूमेंट के सेलेक्ट करते हुए, और कंट्रोल के साथ हम नीचे कर्सर है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट होम दबा देते हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे अब तक, ठीक है। और सिर्फ एंड से क्या होगा भाई, एंड से जो है पेज के मतलब करंट लाइन के अंत में जाएंगे, ठीक है। ये जो कंट्रोल एंड है वो आपका जो है करंट डॉक्यूमेंट की अंतिम पंक्ति में चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग पंक्ति में चला जाएगा, और सिर्फ एंड दबाएंगे तो करंट लाइन में जाएगा, और सिर्फ होम दबाएंगे तो करंट लाइन में शुरुआत में जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देखिए जेम्स गोसलिन द्वारा विकसित जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा गया, तो जेम्स गोसलिन ने जावा बनाया था। किसने बनाया था? जावा, जेम्स गोसलिन, और सन माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत इसने काम करते हुए। बाकी आपको बताना है ASP.NET, पाइथन और C++ किसने बनाया था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। सभी को देना, देखिए आप पढ़ रहा है सीरियसली तो आपको कमेंट में आंसर देना होगा, और नहीं पढ़ रहा है तो आप मत दो, अगर पढ़ रहा है तो आप ज़रूर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी मिलेगा, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ ली हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है, तो DBMS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, IBM DB2 भी है, फिर मोर देन एवो। उसके बाद गूगल नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स है, लाइनेक्स है, यहाँ पे विंडोज़ भी है, पर जावा एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेम्स गोसलिन ने बनाया था। उसके बाद आप देखोगे तो इक्वल करके सम B1 से लेकर B10 तक लिखें, तो इस किसका उदाहरण है, ये आप देखोगे तो मुख्य रूप से ये फंक्शन है। अब फंक्शन बोले तो मुख्य रूप से यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। अब देखिए फॉर्मूला भी बोल रहा है, तो फॉर्मूला किसे बोलेंगे, ध्यान रखना, सिर्फ इक्वल करके हमने अगर मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख दी हैं, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है तो इसलिए इसे फंक्शन बोला जा रहा है, पर यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। और ये जो है एक प्रकार से A1 A2 ये सेल एड्रेस है, और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो वैल्यू कहलाएगी। तो अभी के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड वैलिड नहीं है, तो वैलिड नहीं है बोले तो HTML के बाद हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल आता है, टाइटल क्लोज हो गया, फिर हेड क्लोज हो गया, फिर बॉडी, ये तो सही है। HTML के बाद हेड नहीं आया तो यहाँ पे टाइटल भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हेड नहीं आया, टाइटल नहीं आया, तो यहाँ पे बॉडी अकेला भी काम कर लेता है, तो ये भी सही एक प्रकार से। देखिए H1 आया, H1 क्लोज और बॉडी को क्लोज कर दिए, ये भी सीक्वेंस सही है। फिर उसके बाद सी में देखिए HTML आया, फिर टाइटल आ गया, डायरेक्ट हेड के बगैर टाइटल नहीं आता, ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा। HTML हेड, फिर उसके बाद देखिए यहाँ टाइटल नहीं लिखे तो भी चलेगा, पर हेड तो लिखे हैं, फिर बॉडी लिखे हैं और उसके बाद सही। इसका मतलब सी आपका यहाँ पे गलत है, बोले तो सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने का जो प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने वाला जो प्लेटफॉर्म उसे हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए दोनों चीज़ दी गई है यहाँ पे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ब्रॉड कैटेगरी है, उसका एक पार्ट है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बाद में ज़रूरत के हिसाब से क्या यूज़ हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो जाता है। तो राइट आंसर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रयोग होता है ये चीज़ें, परंतु यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन में था इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमने उसको दी है, उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है।
जो सर्च इंजन है उसकी लोकप्रियता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई सिंपल सी बात, सबसे पहले नंबर पर कौन है आपके नाम में, मतलब छोटे से बच्चे के मुंह में भी छपा हुआ है गूगल। और गूगल के बाद क्या आ जाता है, अब याहू ज़्यादा उपयोग नहीं करते, गूगल के बाद बिंग आ जाता है, यानी कि आप देखोगे सेकंड है, फिर आपको मिलेगा थर्ड, फिर आपको देखने को मिलेगा याहू बोले तो फर्स्ट नंबर, फिर मिलेगा आपको इंडेक्स मतलब फोर्थ नंबर। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ बोले तो ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख भी सकते हैं कि भाई 90% मार्केट को कौन कवर करके रख रहा है, गूगल। और उसके बाद 4% कौन कवर कर रहा है, बिंग। उसके बाद है 1 से लेकर 2% याहू है, और 1% के आसपास आपका इंडेक्स है। फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा इंडेक्स। ठीक है, रसिया में लोकप्रिय है मुख्य रूप से ये। नेक्स्ट आप देखोगे तो कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा भेजने वाले जो तारों के समूह उसको क्या बोल देते हैं, तारों के समूह को बोल देते हैं एक प्रकार से बस, डेटा बस आप बोल सकते हैं, डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा पावर पॉइंट में थीम कहाँ मिलती है, थीम मिलती है डिज़ाइन टैब में। कहाँ मिलती है, डिज़ाइन टैब में। ठीक है, पावर पॉइंट में थीम डिज़ाइन टैब में मिलती है। इसके अलावा डेटाबेस में रिकॉर्ड की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड की सबसे छोटी इकाई, रिकॉर्ड मतलब आप देख सकते हैं ये मान लीजिए आपके पास में एक है रो है पूरी रिकॉर्ड, यहाँ पे 4 फील्ड है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक को फील्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक को फील्ड बोलेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, फील्ड। ठीक है, मतलब ये पूरा कंप्लीट जो है एक प्रकार से फील्ड कहलाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में सही नहीं है, तो जो वायरलेस है उसका मतलब बिना तार के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इंफ्रारेड से बना होता है, सत्य नहीं है बोल रहा है, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद ये वायर्ड नेटवर्क से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय, देखिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय नहीं है, तेज है मान सकते हैं पर ये इससे सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इंस्टॉलेशन वायर्ड नेटवर्क से तेज होता है, वायर्ड नेटवर्क की तुलना में धीमी ट्रांसमिशन स्पीड है, ये भी सही। इसका मतलब है ये बी आपका यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है, सुरक्षित और विश्वसनीय नहीं होता है वायर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट है पाइथन में मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए जो एलियास होता है, एलियास मतलब शॉर्ट नेम बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगता है, तो उसके लिए लगता है एस कीवर्ड। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इंपोर्ट मैथ्स बस लाना तो ठीक है, पर मैथ्स को एलियास बना के लाना तो एस करके एम बना दिए, तो मैथ्स अब किस नाम से जानी जाएगी, एम नाम से। तो एम डॉट एसक्यूआरटी इसके फंक्शन को ला सकते हैं, किसी विशेष फंक्शन को भी ला सकते हैं हम। ठीक है, मतलब मैथ्स कुछ इंपोर्ट करना है और फ्रॉम करके हम कीवर्ड लगा देते हैं, तो एक फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एम एस एक्सेस में डेटा प्रकार का डिफ़ॉल्ट आकार क्या होता है, भाई डेटा बोले तो जो नॉर्मली शॉर्ट डेटा की बात हो रही है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो शॉर्ट ही होता है, उसका आकार कितना होगा, 50 कैरेक्टर। ठीक है, 50 होता है यहाँ पे, 50 आप देख सकते हैं। और मॉडिफिकेबल अब अगर देखें तो 255 तक हम इसको ले जा सकते हैं। मेमो या लॉन्ग में देखें तो 65,535 हो जाता है। नंबर में आपका 4 बाइट है, डेट एंड टाइम 8 बाइट, करेंसी आपका 8 बाइट, ऑटो नंबर आपका 4 बाइट हो जाता है, और यस नो आपका 1 बाइट, यस और नो। इसके अलावा जो प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन उसमें पार्ट ये बोले तो टेक्स्ट का कलर किसके साथ कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, तो बैकग्राउंड के साथ कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए भाई। जैसे बैकग्राउंड का कलर वाइट है तो इसका कलर जो है आप डार्क ले सकते हैं कोई भी चीज़ें, और अगर बैकग्राउंड का कलर डार्क है तो इसका कलर आप लाइट ले सकते हैं। तो किसके साथ मैचिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है, मतलब डार्क बैकग्राउंड के साथ लाइट टेक्स्ट, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ वाइट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट जो है किसके साथ मैचिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड के साथ में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, अपोजिट दिखना चाहिए। उसके बाद स्प्रेडशीट पैकेज का उदाहरण कौन सा है, तो स्प्रेडशीट देखोगे तो यहाँ पे आपको विजी कैल्क मिलेगी। विजी कैल्क स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल जैसे वर्क करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। विजी कैल्क जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लोटस 1 2 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल सीट, ये सब जो है एक प्रकार से आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम मिल जाएंगे। बाकी यूनिटी गेम इंजन है, एडा प्रोग्रामिंग भाषा है, स्नोबॉल टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। उसके बाद है एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक मेमोरी की मात्रा क्या कहलाती है। एल्गोरिदम के लिए जो है निष्पादित करने के लिए आवश्यक मेमोरी एक प्रकार से क्या कहलाती है, स्पेस एफिशिएंसी। ठीक है, आपका सी नंबर राइट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ओरिएंटेशन है, तो आपको ए नंबर का राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन। इसके बाद है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा मेन मेमोरी में रहता है, तो मेन मेमोरी में रहता है भाई कौन, लोडर। कौन रहता है, लोडर, मतलब यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी होती है तो क्या कहा जाता है। स्क्रीन से छोटी होती है बैकग्राउंड इमेज तो छोटे छोटे फॉर्म में आ जाती है, उसको टाइल्ड कहा जाता है, टाइल। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपको देखने मिलेगा, देखिए टिल्ड या टाइल्ड बार बार दोहराई जाती है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर मिलेगा। उसके बाद है आप देखोगे तो आपको आउटपुट को पेज पर लिखने के लिए कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये मेथड होती है, सेमीकोलन भी लगा देते हैं, जो भी चीज़ें हमको प्रिंट करना हो इसमें डबल कोट के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। तो डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। पाइथन में लूप को रोकने के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रयोग किया जाता है। तो भाई लूप को रोकना है तो उसके लिए ब्रेक उपयोग किया जाता है, और अगर इटरेशन को स्किप मार के आगे चलाना तो कंटिन्यू यहाँ पे उपयोग किया जाता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना तो इफ एल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो नासा है, नासा बोले तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो जैसे हमारे यहाँ जैसे, उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ चाओस एक प्रकार से एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किया गया था। तो इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम था ऑसरिस एपेक्स, ठीक है। बी आपको राइट आंसर मिलेगा। ये जीके का क्वेश्चन है, हालांकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति ट्रिगर क्या है। तो एक प्रकार से जो एनिमेशन होते हैं, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो जो क्लिक करने पर एनिमेशन शुरू होता है वो वाला ऑब्जेक्ट एक प्रकार से यहाँ पे ट्रिगर देखने को मिल जाता है। तो ट्रिगर मतलब एनिमेशन को किसी ऑब्जेक्ट या शेप में जोड़ना। डिफ़ॉल्ट एनिमेशन स्लाइड से शुरू होते ही चल जाता है, केवल तब चलता है ट्रिगर वाला जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करो। फिर एक क्वालिटी कीबोर्ड में कितनी की होती है सामान्यतः, नॉर्मली पूछा जा रहा है। देखिए एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं आता, पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसके ज़्यादातर चांसेस जो है 104 आ जाते हैं। जो सामान्यतः क्वालिटी कीबोर्ड होता है उसकी नॉर्मल कीज़ होती है 104 104, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, फंक्शन, मॉडिफायर की, नेविगेशन है, स्पेशल की, विंडोज़ स्पेसिफिक, इन सबको मिलाकर देखा था तो 104 या 104 की यहाँ देखने को मिल जाती है। ओल्ड कीबोर्ड में 101 मिल जाती है यूएस लेआउट के अंतर्गत, इन्हेंस हो गई है 104 यहाँ पे। लैपटॉप में कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए 86 या 85 के आसपास कीज़ मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर देखें तो 104 यहाँ पर राइट आंसर है, पर विधि का विधान नहीं है। मल्टीमीडिया कीज़ या जो भी चीज़ें अगर देखें तो वो जुड़ जाती है, कम हो जाती है, तो इससे कम ज़्यादा हो सकती है, पर नॉर्मल आंसर इसका 104 आएगा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहते हैं। वास्तविक कम्युनिकेशन या इंस्टेंट जो चीज़ है उसको बोल देते हैं हम क्या, चैटिंग। अभी आप आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा करते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन वेरिएबल का नियम नहीं है। पाइथन वेरिएबल का नियम बोले तो वेरिएबल नेम कैन नॉट विद स्टार्ट नंबर, ठीक है, ये सही है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, तो ये भी सही है। वेरिएबल नेम आर केस इनसेंसिटिव, देखे केस सेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव नहीं होता, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये वेरिएबल का नियम नहीं है, तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। और वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, ये भी सही है। इसका मतलब ये 3 नियम है और ये केस सेंसिटिव नहीं है बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है। तो सी आपका राइट आंसर है। आप नियम भी पढ़ सकते हैं, हमने पहले भी पढ़े बहुत बार। वीडियो डाउनलोड होने तक प्रदर्शित होने वाली जो छवि या इमेज है उसको निर्देश करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो है पोस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। जब आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में भी थंबनेल के रूप में दिखाई देती है, तो ये पोस्टर होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर। और इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, वीडियो विड्थ हाइट हमने दे दी है, फिर इसके बाद पोस्टर दे दी है, पोस्टर में थंबनेल का नाम हमने दे दिए, जो पिक्चर है वो, तो जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो पिक्चर हमको दिखाई देगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बोले तो इन यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। जैसे आप देखोगे एग्जांपल के लिए, जैसे हमने एक लिस्ट ली है, इस लिस्ट में हमने 3 चीज़ें स्टोर करा दी है और प्रिंट करा दी है हमने, देखिए यहाँ पे एप्पल इन फ्रूट्स, एप्पल को प्रिंट करा है इन फ्रूट्स, तो यहाँ पे इन जो है रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेंबरशिप रिलेशनशिप ने मेंबर को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर इन मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कंप्लीट हो जाता। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो में जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, उससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएगी, मतलब गूगल से सर्च करके दो, जैसे भी दो, पर आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी प्रकार से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।